प्रतिभा बेटा, तबीयत कैसी है? प्रतिभा, आवाज आ रही है? चलिए। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, मैंने आप लोगों से कल कहा था कि ये चैप्टर जो है हम सोमवार को। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सभी को। और नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है। आज बैंकिंग सिस्टम। हमारे 3 चैप्टर हो गए बच्चा लोग। देखो, ये हमारा जो है बैच स्टार्ट हुआ है। एक है जो प्रीलिम्स जिनको इस साल देना है, ये उनके लिए है। मतलब जो इसमें स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जिनको इस साल देना है सभी के लिए नहीं है। ये हमारी फैकल्टी है भाई, देख लो एक बार सब लोग। ये जो है, ये मैं हूँ, देवी सिंह नाम है मेरा। ये रितेश सर हैं और ऋचा मैम है। इसके साथ साथ आलोक सर ही इज आल्सो सेलेक्टेड। और ये भी हुकुम, और ये पूजा मैम है, ये अंजलि सिंह है। चलो, हमें जो है ना, मैंने आपको ये बोला था कि आज जो है 2 मिनट वेट भी कर लेते हैं बच्चों का। 3 चैप्टर हो गए हैं बच्चा। पहला चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरे चैप्टर का नाम था हमारा इन्फ्लेशन। और तीसरे चैप्टर का नाम है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। ये हमारे 3 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन, इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंतर्गत जो है संडे को पीटी का टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और फिर जो है, मैं कम से कम आपको इन चैप्टर से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 15 क्वेश्चन दूंगा, जिनका आंसर आपको मुझे जो है सौंपना होगा। इन तीनों चैप्टर का कल का आपके पास टाइम रहेगा। कल क्लास हमारी नहीं रहेगी, यानी संडे टू सॉरी, हमारी क्लास मंडे टू मतलब डेली रहेगी, सैटरडे को छोड़ के, क्योंकि संडे तो हम टेस्ट लेंगे। ये संडे मेरा सॉरी सैटरडे को मेरा कोई काम नहीं है। डिस्क्लेमर नहीं दे रहा हूं ये, तो ये मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको छुट्टी दूंगा, क्योंकि ओवरऑल आप उसका रिवीजन कर सके। प्रॉपर सभी की नोट्स बनी होनी चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, और सभी को टेस्ट में आना जरूरी है। अगर आप टेस्ट में नहीं आएंगे तो फिर शायद ही कुछ होगा। कोई भी इशू हो डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो आप मुझसे बोल सकते हैं। डरना नहीं है, कोई भी चीज, ना पढ़ने से डरना है ना मटेरियल से डरना है। ठीक है, मैं हूं ना। मैं यहाँ पर कोई मैनेजर नहीं है जिससे आपको कोई बात करना है कंटेंट से संबंधित, डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित उस टीचर का मैं जो है सभी को कनेक्ट कर दूंगा, टीचर को भी टैग कर दूंगा, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टीचर से बात कीजिए। और अगर कोई कुछ टीचर क्लास या कुछ भी अगर नहीं पढ़ा रहा या कोई भी इशू है, मैं इसका डायरेक्टर हूँ, मुझे आप बताइए, मैं 2 मिनट में एक्शन लूंगा, 2 मिनट में। ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर टीचर, कोई भी, हमारे टीचर बहुत वेल क्वालिफाइड है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर कुछ होता है आप मुझे डायरेक्ट बताइए। ठीक है। और ध्यान ओके रखिए, सर। तीनों हमने जो है चैप्टर कर लिए हैं। इन चैप्टर का होना बहुत जरूरी है। अब आज हम बैंकिंग सिस्टम, एक नया चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम, तो 4 चैप्टर हो जाएंगे। तो करंट मैं चीजें जोड़ता चलता हूँ, ऐसा नहीं कि करंट इसमें से अलग से नहीं है, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो करंट भी जो है। अभी देखो, जैसे ही वो हो जाए तो फिर बजट आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक सर्वे, तो उसको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे जब तक हम उस चैप्टर में भी पहुंच सकेंगे। कहा जाता है कि एक चैप्टर है पेमेंट जो है
बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। तो जब तक आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको खास करके बजट और उसकी चीजें नहीं, इकोनॉमिक सर्वे नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलो। और जब तक आप मनी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट नहीं समझ पढ़ोगे, जब तक बजट या फिर जो है इकोनॉमिक सर्वे नहीं समझ आएगा, जब तक हमारे वो चैप्टर भी लगभग लगभग होने को होंगे। चलो, टाइम लॉस नहीं करते हैं और ध्यान से सब लोग रेडी हो। प्रतिभा, एक बार देख लूं कौन, म्यूट करो। प्रतिभा उपाध्याय, प्रभा शुक्ला, राज, नेहा, रेखा, नीलम, ममता, विनीत। विनीत, आपका कल का लेक्चर छूट गया है, अभी मैं आपको जो है वो कर दूंगा, ठीक है ना विनीत? तो आप कर लेना कल वाला जो लेक्चर छूट गया है, ठीक है ना? सर। चलो, और यहां से आज हमारा न्यू चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम, भारत में बैंकिंग व्यवस्था। भारत में बैंकिंग व्यवस्था, भारत में बैंकिंग व्यवस्था। देखो ध्यान से कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था में आरबीआई का स्थान सर्वोच्च है। मतलब बैंकिंग व्यवस्था में जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई है, इसका स्थान भैया सर्वोच्च है। इस आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसके तहत करी गई थी। आरबीआई की स्थापना संसद में अधिनियम पारित करके की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत। जो आरबीआई है, तो भारत में आरबीआई का सर्वोच्च स्थान है बैंकिंग व्यवस्था में। आरबीआई का बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान है। अब इसे आप देखोगे कि आरबीआई जो है ये एक वैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि संसद में अधिनियम पारित करके इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए यह वैधानिक निकाय। वर्ष 1948 में आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट पारित होने के बाद इसके माध्यम से 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार के अधीन ला दिया गया आरबीआई को। कब? 1 जनवरी 1949 को। और प्रारंभ में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, परंतु बाद में आरबीआई का हेडक्वार्टर बंबई जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। आरबीआई का नेतृत्व एक गवर्नर करते हैं और इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल है स्टार्टिंग में, दोबारा सुन लो। देखो, भारत में बैंकिंग व्यवस्था में सबसे ऊपर स्थान किसका है? आरबीआई का। ये हमारी केंद्रीय बैंक है, हर एक देश में केंद्रीय बैंक होती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत करी गई थी। अब चूंकि आरबीआई की स्थापना संसद में अधिनियम पारित करके की गई थी, इसीलिए इसे एक वैधानिक निकाय कहा जा सकता है। मैं इस पर थोड़ी सी इसके लीगल स्टेटस पर इस वजह से फोकस कर रहा हूं क्योंकि 2020 में इसके लीगल स्टेटस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर भी किसी स्टेट सिविल सर्विस में भी पूछा जा सकता है या यूपीएससी रिपीट भी कर सकती है। तो आरबीआई की स्थापना संसद में जो है अधिनियम पारित करके करी गई थी, इसीलिए ये क्या है? वैधानिक निकाय है। 1948 में आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट, ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट पारित किया गया और इसके माध्यम से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को भारत सरकार के अधीन लाया गया। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था, जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता में था, लेकिन बाद में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता टू मुंबई यानी मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। आरबीआई का जो नेतृत्व है वो एक गवर्नर होते हैं, गवर्नर करते हैं और साथ में उनको हेल्प करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑस्मॉन स्मिथ थे। फर्स्ट गवर्नर आरबीआई कौन थे? सर ऑस्मॉन
ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। बहुत लिखने में समझना, लिखने में मत पढ़ना, नोट्स में मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, लेकिन आरबीआई के पहले गवर्नर जो है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये क्वेश्चन दोनों जो है वनडे एग्जाम वगैरह में, स्टेट सिविल सर्विस में, यहां से यूपीएससी नहीं पूछेगा, उसको इंटरेस्ट फैक्ट में बहुत नहीं होता है, उसकी पूछने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो वर्तमान में जो शशिकांत दास साहब आरबीआई के गवर्नर हैं, और आपको याद होगा कि जब शशिकांत दास साहब जो है आरबीआई के गवर्नर बने तो काफी आलोचना लोगों ने सरकार की करी। क्यों? क्योंकि ये एमए हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री से एमए है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं। और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इन्होंने उर्जित पटेल साहब का स्थान लिया था। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर क्या बताइए सर कि लोग जो है इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं है, क्या वजह रही है कि भाई आरबीआई में जो गवर्नर है वो मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को वो नहीं दी गई, इसकी बागडोर दी गई जो बहुत इकोनॉमी का जानकार हो। देखो बेटा, होता क्या है ना कि जब आप किसी भी चीज में बहुत नॉलेजेबल होते हैं तो आप कंप्रोमाइज नहीं करते किसी भी चीज के प्रति। और सरकार को अब जब उर्जित साहब की मैंने बताया कई क्लासेस हो गए उर्जित साहब के साथ, जो उर्जित पटेल साहब थे उनसे पहले उर्जित पटेल साहब से भी एक जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, कई क्लासेस देखने को मिले। सरकार ये क्लासेस नहीं चाहती थी। कोई भी सरकार हो थोड़ा सा तो सरकार ऐसा आदमी चाहती है कि मैं एक बार कहूं कि ऐसा करना है रामलाल तो रामलाल कर दे, तो उनको ऐसा आदमी चाहिए था। जो कि लगभग हर एक संस्थाओं में आप देख रहे हो आजकल ईडी इतने छापे मार रही है, मारना चाहिए छापे, लेकिन सरकार के द्वारा डायरेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अभी आरोप लगा इलेक्शन कमीशन पर और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि भैया थोड़ा सा जो है इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री को भी, मतलब प्रधानमंत्री को भी ला सके या उसको भी डायरेक्ट कर सके, दिशा निर्देश दे सके। तो इस वजह से शशिकांत साहब को बिठाया गया। लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, बस कहानी बता दी ताकि ऐसे आप शशिकांत साहब को याद रखो। अगर स्टेट सिविल सर्विस में पूछ लेता है और वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है नाम किस समय आरबीआई के गवर्नर कौन। ठीक है, अब आरबीआई की जिम्मेदारियां जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान से सुनिए, लिख देता हूं। आरबीआई की जिम्मेदारी, देखो भाई आरबीआई की जिम्मेदारियों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारंपरिक जिम्मेदारियां वे जिम्मेदारियां हैं जो स्थायी होती हैं, जो हमेशा बनी रहती हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां वो जिम्मेदारियां हैं जो ये अस्थायी होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। इनको पूरा करने मतलब ये जो है ये पूरा कर लेने पर ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे कि वित्तीय समावेशन, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो ये आरबीआई की अस्थायी जिम्मेदारी कही जा सकती है। अब जैसे कि वित्तीय समावेशन, मतलब कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत भाई प्रत्येक नागरिक को जोड़ देना। तो जब सब व्यक्ति जो है बैंकिंग व्यवस्था में जुड़ जाएंगे, सभी के पास अकाउंट हो जाएगा, तो ये जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो ये क्या है? गैर पारंपरिक जिम्मेदारी है, ये अस्थायी है, टेम्पररी है। तो इससे भिन्न जो है आरबीआई की कुछ और जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि आरबीआई सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है। प्लीज फोकस दिस पॉइंट, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में भी बताया था लेकिन यहां डिटेल से होगा। आरबीआई सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है। यह केंद्र सरकार और राज्यों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है। बैंकिंग सुविधा, पैसा लेन देन करती है। सरकार अपने अधिशेष को, जो उसके पास ज्यादा पैसा है, अधिशेष है, वो आरबीआई के पास जमा कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से ऋण ले सकती है। वर्तमान में सिक्किम को छोड़ दें अगर,
तो सभी राज्य और केंद्र सरकार आरबीआई से बैंकिंग सुविधा लेते हैं, सिक्किम आरबीआई से बैंकिंग सुविधा नहीं लेता है। ठीक है, तो पूरे जितना खुद केंद्र सरकार और सारे राज्य और सारी यूनियन टेरिटरी सब जो है आरबीआई से बैंकिंग सुविधा ले रहे हैं, पर सिक्किम आरबीआई से जो है बैंकिंग सुविधा नहीं लेता है। अब आरबीआई बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है, बैंकों का बैंक है तो बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है, और बैंक अपने अधिशेष को आरबीआई के पास जमा करके रखते हैं। बैंकों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट रेट मिलता है, और उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं? ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और जिस जो ऋण मिलता है जिस रेट पे, उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। आरबीआई भारत में पूरी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करती है, और भारत में आरबीआई से अनुमति के बिना अनुसूचित बैंक, जो शेड्यूल बैंक है, इनकी स्थापना नहीं की जा सकती है। जब आरबीआई लाइसेंस देगी, अनुमति देगी, तभी जो है अनुसूचित बैंकों की स्थापना की जा सकती है। भारत में कार्यरत एक विदेशी बैंक आरबीआई से बिना अनुमति के अपनी नई शाखाएं नहीं खोल सकता है। एक भारतीय बैंक आरबीआई से बिना अनुमति के नई शाखाएं तो स्थापित कर सकता है, परंतु उसकी कम से कम अगर जो शाखाएं खोलेगा तो 1/4 शाखाएं ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में होनी चाहिए, और बैंक जो है मतलब भारत में ही उपस्थित होना चाहिए। दोबारा सुनना, अभी हालांकि मैं जब मतलब विदेशी बैंकों के लिए जो आरबीआई जो लाइसेंस जारी करता है वहां पर हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर अगेन सुन लो। मैंने कहा कि आरबीआई भारत में पूरी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करता है, और भारत में आरबीआई से अनुमति के बिना कोई भी अनुसूचित बैंकों की स्थापना नहीं की जा सकती है। अगर आप अनुसूचित बैंक खोलना चाहते हैं तो हर हाल में आपको जो है आरबीआई से अनुमति लेनी होगी। साथ में भारत में कार्यरत एक विदेशी बैंक आरबीआई से बिना अनुमति के कोई नई शाखाएं नहीं खोलेगा, और आरबीआई से बिना अनुमति के नई शाखाएं भी अगर जो भारतीय बैंक है वो स्थापित कर सकता है, एक भारतीय बैंक, लेकिन जो है इसकी कम से कम 1/4 शाखाएं ग्रामीण एरिया में होनी चाहिए, जहां अब तक जो है बैंक मौजूद नहीं है। ऐसा समझो कि विदेशी बैंक तो भारत में जो है बिना इजाजत लिए शाखा ही, ब्रांच ही नहीं खोल सकता है, लेकिन जो भारतीय बैंक है वो ब्रांच तो खोल सकता है। जैसे कि मान लो पीएनबी है, एसबीआई है, तो ये ब्रांच तो खोल सकता है, लेकिन इसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर इसने 100 ब्रांच खोली तो 100 ब्रांच में 25 ब्रांच इसको जो है रूरल एरिया में खोलेगा जहां पर बैंक नहीं है। ये इसके लिए कंडीशन लागू होती है। आरबीआई को श्रेणी के जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी जो है उनको भी नियंत्रित करता है, सभी को नहीं, कुछ श्रेणी के। अभी देखेंगे किनको किनको। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीतियां जारी करता है, हमने वो मौद्रिक नीतियों वाले चैप्टर में पढ़ा ही था। तो आरबीआई भारत में मौद्रिक नीतियां जारी करता है, और इसके माध्यम से वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को भी कंट्रोल करता है, और इन नीतियों के माध्यम से आरबीआई जो है महंगाई को भी कंट्रोल करने का प्रयास करता है, और वह आर्थिक समृद्धि का भी प्रबंधन करता है, और घरेलू मुद्रा के जो विनिमय दर को उसको भी संतुलित बनाने का प्रयास करता है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा भंडार करता है, और भारत अपने विदेशी मुद्रा कोष से, जो कोष में अमेरिका का डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, सोना हो गया, एसडीआर हो गया, पढ़ाऊंगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको प्रायोरिटी देता है, जो है प्राथमिकता देता है। देखो जो एसडीआर है वो आईएमएफ की मुद्रा है, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी मुद्रा को एसडीआर कहते हैं। तो उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है तो उसमें क्या क्या रखता है? डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और सोना, एसडीआर, ये सब रखता है। आरबीआई ₹1 से अधिक के करेंसी नोट भी जारी करता है। प्लीज फोकस दिस पॉइंट। मैंने कहा आरबीआई ₹1 से ज्यादा के, मतलब जो ₹1 का नोट होता है, नोट, उसको आरबीआई नहीं छापता है, उसको आरबीआई जारी नहीं करता है। और इसीलिए उस नोट में देख लेना कि आरबीआई कमिट नहीं करता है, प्रॉमिस नहीं करता है कि मैं धारक को ₹1 देने का वचन देता हूं, उसमें नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई नोट जारी नहीं करता है। ₹1 के नोट और सारे सिक्के वो भारत सरकार जारी करती है। दोबारा, जितने भी कॉइन्स है, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, सब कौन जारी कर रहा है? भारत सरकार।
1 रुपए का नोट कौन जारी कर रहा है? भारत सरकार। परंतु अर्थव्यवस्था में सिक्कों और 1 रुपए की नोट की आपूर्ति, सप्लाई वो आरबीआई ही करती है। ये आरबीआई की ही जिम्मेदारी है। तो अब बताओ बच्चा लोग कि यहां तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये सर मैंने आरबीआई की जिम्मेदारियां बताई है जी। सर सिक्किम क्यों नहीं सर आरबीआई से हेल्प लेता है? अब मैं बताऊंगा अभी क्यों, उसके पीछे का कारण है। ठीक है, आगे आने तो दो मुझे। अभी आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ। बस इतने में आप बताओ कि अभी अगर डाउट हो। नहीं सर, बाकी समझ में आया। पक्का ना? कोई और बच्चा? हाँ सर। देखो डरना नहीं है। अगर आप डरोगे घर वापस जो है वो लेके जाओगे, यानी डाउट लेके जाओगे, कुछ नहीं क्लियर होने वाला है। ठीक है। और शायद इस तरीके से कोई पढ़ाएगा भी नहीं पूछ पूछ करके। तो मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ कि प्लीज डरो नहीं, आप मुझसे पूछो। ठीक है, जहां तक सर मैंने सर ये आरबीआई 1 अप्रैल 1935, हाँ, तो इससे पहले सर देश अपना आजाद नहीं था, ठीक, थर्टी स्थापना फाइव में। हुई, स्थापना हुई, मैंने बताया ना कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत। ये मैंने आपको बोला था, याद होगा। हाँ तो सर क्वेश्चन क्या है अपना, वो सुन लीजिए। हम्म। ये कि देश आजाद होने से पहले जो आदमी संसद में अधिनियम पारित किया। देखो, यहां पर संसद में अधिनियम जो है बाद में पारित होता है। दोबारा सुन लो, मैं इसको मैं समझ गया कंफ्यूजन कैसे हो। देखो, हाँ। आरबीआई की जो स्थापना देश के आजाद होने से पहले, आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है। वर्ष 1948 में आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट पारित होता है संसद में। आरबीआई के लिए ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट, ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट, इसके माध्यम से 1 जनवरी 1950 को आरबीआई को भारत सरकार के अधीन ला दिया जाता है। ठीक है। तो कब? 1 ठीक। जनवरी 1949 को। समझ आया अब? ठीक। और एक्ट कब पारित होता है? 1948 को। वर्ष ठीक। 1948 में एक्ट पारित होता है संसद में। तब तो हम आजाद हो चुके थे ना। ठीक है। हम्म। तो 1948 में एक एक्ट पारित होता है जिसको ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट कहते हैं। और जब वो एक्ट पारित हो जाता है तो आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को भारत सरकार के अधीन ला दिया जाता है। और स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, फिर बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया जाता है। तो आज भी जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है। ठीक है। और किसी बच्चे का कोई डाउट? अरे पूछ लो, बढ़े आगे। आरबीआई की जिम्मेदारियां पता है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैंने बता दिया है। ठीक है। चलो, अब नए नोट जारी करने के है प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां, कि नए नोट जो है कैसे, क्या किस पद्धति से जारी किए जाते हैं। प्रभा, अब आपका, आप ही शायद वो क्वेश्चन पूछे थे, यहां मिलेगा जवाब। चलो। ठीक है सर। नए नोट, नोज नहीं, नोट, नए नोट जारी करने, नए नोट जारी करने में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां, प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां, यानी मेथडोलॉजी जो है, पद्धतियां। देखो भैया, मतलब नए नोट जारी करने के क्या क्या पद्धति हो सकती है। पूरे विश्व में नए नोट जारी करने के लिए 2 मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, 2 पद्धति का। तो एक देश दोनों में से किसी एक ना एक प्रणाली को फॉलो करता ही करता है। एक है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। दूसरा है अनुपात आरक्षित प्रणाली,
अनुपाती या अनुपाती आरक्षी प्रणाली, आरक्षी आरक्षित एक ही बात है, प्रणाली। एमआरएस सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, पीआरएस सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, दो सिस्टम है, एक एमआरएस सिस्टम है और दूसरा पीआरएस सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, भारत में आरबीआई न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग करती है। भारत में भाई नए नोट छापने के लिए आरबीआई इस एमआरएस सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग करती है। इस प्रणाली का प्रयोग कई अन्य जो है विकासशील देशों में भी होता है। अब नए नोट जारी करने की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति, आर्थिक समृद्धि, विनिमय दर, इनको ध्यान में रखा जाता है। आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन होता होगा कि अपनी गरीबी को हम नए नोट छापकर क्यों नहीं जो है सही कर लेते हैं। अब आज जो अभी तक ये दिमाग में क्वेश्चन आता रहा होगा, तो आप ध्यान रखना कि हम नए नोट अर्थात आरबीआई तभी छापती है जब उसको मुद्रास्फीति कंट्रोल में लगे, आर्थिक समृद्धि बढ़ती रहे, विनिमय दर क्या है वो जो है संतुलित रहे, तभी वो नए नोट छापती है। मतलब कि नए नोट छापने में इन तीनों चीजों का, मुद्रास्फीति का, आर्थिक समृद्धि का, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का ध्यान रखा जाता है। और इस प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई नए नोट के बदले 200 CR 200 करोड़ रुपए के बराबर का एक रिजर्व रखती है। और इस रिजर्व में 115 करोड़ का क्या है, 115 करोड़ रुपए का सोना, गोल्ड रखेगी और 85 करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा रखी जाती है। और फिर नियमों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई 10,000 करोड़ के, कितने के, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ तक के जो है क्या कर सकती है कि नोट छाप सकती है। 10,000 करोड़ रुपए से, मतलब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक नोट नहीं छापे जा सकते। यहां तक बताओ कि कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। चलो, भारत में देखो, दुनिया में दो सिस्टम है नए नोट छापने के, एक तो एमआरएस सिस्टम है और दूसरा पीआरएस सिस्टम है। एमआरएस सिस्टम बड़ा सिंपल है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, कि आपको एक रिजर्व रखना है और रिजर्व ये 200 करोड़ रुपए का होगा। इस 200 करोड़ रुपए में आप 115 करोड़ रुपए के सोना रख दो और 85 करोड़ रुपए का हार्ड करेंसी रख दो। जब आपने इतना रिजर्व, मिनिमम रिजर्व रख दिया, तब आप एक फाइनेंस ईयर में यानी एक साल में 10,000 करोड़ रुपए तक के नोट छाप सकते हैं। कितना, 10,000 करोड़ रुपए तक का नोट छाप सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको 11,000 करोड़ के छापना है तो नहीं छाप सकते हो, नियम है। ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम रिजर्व प्रणाली यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का मतलब कि आपको एक इतना जो है हर हाल में ये जो है डिकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। इसको जो है इसी वजह से न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं, जो एक रिजर्व रखना ही पड़ेगा मिनिमम। और वो रिजर्व 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, 85 करोड़ का हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब कि इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पे कुछ हो सकता है, डॉलर हो सकता है, एसडीआर वो जो है एन हो सकता है, जो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है कुछ भी हो सकता है 85 करोड़ में। जब आप ये 200 करोड़ का ये जो है मेंटेन कर दोगे, तब आप जो है एक फाइनेंस ईयर में 10,000 करोड़ तक, 10,000 करोड़ रुपए तक का जो है आप पैसा छाप सकते हो, करेंसी छाप सकते हो। ठीक है। अब बताओ सर, इसमें आरबीआई के सिवा अपने गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है ये पद्धति में? देखो, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। ये जो जिम्मेदारी आरबीआई की है, ठीक है, ये आरबीआई का काम है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अभी जब गवर्नमेंट का लेना देना ऐसे आता है कि जैसे टूल्स, आपको मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ रहे थे राज, तो यहाँ वहां याद होगा कि गवर्नमेंट क्या करते थे कि ये दरअसल बैंकों का भी बैंक है ना आरबीआई, तो अगर पैसे चाहिए तो सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके क्या करती थी, पैसे उधार लेती थी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट करती थी।
गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का कोई अभी जो है इंटरवीन नहीं कर सकती है। हाँ, इंटरवीन इसको लेकर के भी कई सारे जो है कि कई बार क्या हुआ कि आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद जो है काफी ऐसे क्लासेस रहे, पैसा मांग रही थी आरबीआई से सरकार, और सरकार जो है पैसा नहीं दे, सॉरी आरबीआई पैसा नहीं दे रही थी। तो उस समय के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर में जो है ना काफी तनातनी थी। और एक ये भी कारण है कि जब पैसा मांग रही थी और सरकार को पैसा नहीं दिया जा रहा था, तो जो गवर्नर थे पटेल साहब, तो जो है मतलब छोड़ दिए या फिर उनको निकाल दिया गया। देखिए कारण था। तो ठीक है दबाव सर। डाल सकती है। देखो गवर्नमेंट जो है आरबीआई कुछ एक्ट हैं अभी मैं बताऊंगा, तो उन एक्ट के अंतर्गत सरकार क्या करती है, नियम कानून बनाती रहती है। देखो भाई, हमारे यहाँ संसद से ऊपर तो कुछ नहीं है। संसद मतलब जो जनता के प्रतिनिधि हैं और लोकतंत्र है, ठीक है, तो उसको पावर है, वो किसी के ऊपर भी क्या बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। तो इनके लिए भी नियम कानून बना सकती है, लेकिन इसको ऑटोनॉमी दी गई है, स्वायत्तता दी गई है। और इसी वजह से मैंने, ध्यान होगा आपको, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी बताई थी, ठीक है, और उसके मैंने पॉज और कॉन्स भी बताए थे कि एक तरफ तो अगर सरकार इन्वॉल्व होती है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अंतर्गत 3 मेंबर सरकार के और 3 मेंबर आरबीआई के, तो उससे आरबीआई की क्या होगी कि जो स्वायत्तता है वो थोड़ी सी स्वायत्तता में फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगेन कहा जाएगा लिए कि भाई हम लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक देश में भाई लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी तो इस पूरी व्यवस्था में उनको भी तो शामिल होना चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। ठीक है राज। ठीक है सर। सर इससे एक क्वेश्चन और उठता है, अपने पास यानी गोल्ड रिजर्व कितना होगा? तो एक फाइनेंशियल ईयर में तो उसको भी गिना जाता होगा ना? हाँ देखो, ये क्या है कि गोल्ड, बिल्कुल ये भी गिना जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो है कितना गोल्ड है, कितना हमारा जो है बाहर मतलब गोल्ड रखा हुआ है, फॉरेक्स। फिर भी कितना रखा है, वो सारा गिना जाता है। जब बजट आएगा ना, तो बजट के दौरान वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बजट में मतलब कितना रुपया क्या कैसे, वो डिटेल में होगा। ठीक सर। ठीक है, क्योंकि वो बजट का हिस्सा हो जाता है कि हमारे पास कितना क्या चीज है, कितने हमारी जीडीपी कितने की है, करेंसी कितना है, पूरा डिटेल उसमें आता है। और तो सर ये आरबीआई जो वन फाइनेंशियल 10,000 करोड़, ये इसके पीछे कोई हिस्ट्री है कि अब इतना ही है जब से चालू हुआ है आरबीआई का पद्धति ये न्यूनतम कि 10,000 करोड़ से ही हम एक ईयर में 10,000 करोड़ ही बनाएंगे, ये हमारा? इसके पीछे देखो, इसके पीछे कुछ वजहें हैं। अभी मैं वजहें, जैसे कि वजहें देख लो कि अभी हम एक, पहले हमारे पास जो है 10,000 का नोट भी चलता था, ठीक है। तो 10,000 का जब हम नोट भी चालू मतलब भारत में चलता था, लेकिन क्या होता है जब बड़े नोट होते हैं तो उसका ब्लैक मनी पॉसिबिलिटी ये है कि उसका जो काउंटर फेट करेंसी बनाया जा सकता है, तो और बड़े नोट को ब्लैक मनी के तौर पे उसको जो है क्या किया जाता है, मार्केट से वॉश आउट कर दिया जाता है। तो इसको कम किया गया, और 10,000 करोड़ की हिस्ट्री जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो देखो एक इसमें ये प्रयास किया जाता है कि नोट जो है मार्केट में ऐसा भी ना हो कि जो है मार्केट सूख जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, पंपिंग हो जाएगी। तो इसके पीछे का एक यही लॉजिक है, हिस्ट्री कुछ है सच नहीं। ठीक है, ठीक है सर। कुछ और यहाँ पे किसी को भी पूछना है? किसी भी बच्चे को? चलिए, अब देखो यहां पर कि भाई जो है भारत में करेंसी नोट के जो 4 मुद्रण मतलब स्थान है जहां पे करेंसी नोटों का जो है क्या हो जाता है, मुद्रणालय है। देवास मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में पड़ता है, लिख देता हूं। भारत में नए नोट जारी, भारत में, एक मिनट, सॉरी, नए नोट नहीं, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण 4 स्थानों पर होता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण, मुद्रण कितने, 4 स्थानों पर होता है।
4 स्थानों पर। नंबर 1 देवास एमपी में, नंबर 2 साल्बोनी, ये कहां, वेस्ट बंगाल में, और नंबर 3 जो है नासिक महाराष्ट्र, नासिक नासिक महाराष्ट्र, और नंबर जो 4 है वो मैसूर, मैसूर कर्नाटका, कर्नाटक। ये जो है क्या है भाई, 4 स्थान है, देवास एमपी, साल्बोनी वेस्ट बंगाल, नासिक महाराष्ट्र और मैसूर कर्नाटक। ठीक है, चलो साल रोनी की गोनी है, साल रोनी, साल्बोनी, साल्बोनी, होनी, बोनी बोनी बोनी, साल्बोनी। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, साल्बनी, साल्बनी भी कह देते हैं लोग। ठीक है, इन 4 स्थानों में से पहले 2 मुद्रणालय भारत सरकार के कंट्रोल में है, और 2 जो है जिन पर मालिकाना अधिकार बाद के 2 आरबीआई के कंट्रोल में। आरबीआई का मतलब आरबीआई के द्वारा भारत में मैक्सिमम 10,000 रुपए का नोट जारी किया जा सकता है। मतलब अगर आरबीआई चाहे, जैसे 2000 का नोट है हमारे पास आज मैक्सिमम, तो आरबीआई चाहे तो मैक्सिमम कितना, 10,000 रुपए का नोट जारी कर सकती है, और एक फाइनेंस ईयर में 10,000 करोड़ रुपए तक का जो है क्या किया जा सकता है, मतलब नोट छापा जा सकता है। 10,000 रुपए के नोट जो है वो 1978 से पहले भारत में जो है ये प्रयोग किया जाता था। ये इसका हिस्ट्री वाला पार्ट है, यही इसमें हिस्ट्री है राज। ठीक है, लेकिन बाद में 1978 में डिमोनेटाइजेशन होता है, और 1978 में डिमोनेटाइजेशन के बाद इस नोट का विमुद्रीकरण कर दिया जाता है, और फिर इसको बंद, मतलब ये बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक बताओ। अब जो है भारत में सिक्कों को 4 अलग अलग स्थानों पर, ये नोट जो है करेंसी नोट 4 स्थानों पे अलग अलग छापे जाते हैं। इसी तरह भारत में जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स है, वो भी 4 अलग अलग स्थानों पे जो है ढाले जाते हैं। वो क्या है, सिक्के ढाले जाते हैं, नोट छापे जाते हैं, ध्यान रखना। तो कहां कहां जो सिक्के ढाले जाते हैं, नोएडा, ये कहां पड़ता है, यूपी में। दूसरा कोलकाता, ये कहां पड़ता है, बंगाल में। तीसरा भैया मुंबई, मुंबई कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। और चौथा है हैदराबाद, तेलंगाना। यहां जो है जो सिक्के हैं वो ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। कॉइनेज अधिनियम के अंतर्गत भारत में अधिकतम 1,000 रुपए का सिक्का जारी किया जा सकता है। कितना, 1,000 रुपए का, कॉइनेज अधिनियम के अंतर्गत। परंतु वर्तमान में जो अधिकतम मूल्य का सिक्का है वो मार्केट में 20 रुपए का है। किसी ने देखा है वर्तमान में 20,000 रुपए, 20 रुपए का सिक्का मार्केट में है, देखा है किसी ने? हाँ सर, हाँ, वही सिक्का है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत जो पद्धति, जो मेथोडोलॉजी अपनाते हैं। दूसरी ओर आनुपातिक आरक्षित प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, और इसका प्रयोग सामान्यतः विकसित देशों में होता है। और इस प्रणाली के अंतर्गत जैसे जैसे नोट छापे जाते हैं तो वैसे वैसे रिजर्व का जो मात्रा है वो वैसा वैसा अनुपात उसका बढ़ता जाता है। नहीं समझ आया ना? ऐसे सुनो, जो पीआरएस सिस्टम है ये विकसित देशों में यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। कि मान लो कि ये कहा जाए कि अगर 100 रुपए, अलग अलग अनुपात होता है हर एक देश में, ये स्थायी नहीं है कि भाई इतना ही होगा। तो अगर ये कहा जाए कि अगर 100 रुपए छापना है तो 10 रुपए का अनुपात रखना पड़ेगा। तो अब उस देश के ऊपर है कि वो जो है कितना रुपए छापे, उसी अनुपात में जो उसका जो रिजर्व है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो रिजर्व रखना पड़ेगा तो उसी अनुपात में रिजर्व बढ़ता जाएगा। इसी को प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं या अनुपातिक आरक्षित प्रणाली कहते हैं।
अब बताओ यहां तक हो गया? अब सर सर हाँ एक फाइनेंशियल ईयर में हम्म, जैसे कि 10,000 करोड़ अपने बना सकते हैं, छाप हाँ सकते हैं। हाँ उसमें 115% गोल्ड 115 करोड़ का देखो, करोड़ का वो गोल्ड। आपको ऐसे समझो, आप आरबीआई के गवर्नर हो, ठीक। आपने आपको मन किया कि इस साल नोट छापने, तो आपने अब जो है किसी से पूछा, मान लो कि नए नए नियुक्ति हो, आपको नहीं आइडिया है, मान लो, तो किसी से पूछा, उसने कहा कि साहब एक साल में आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 करोड़ रुपए का जो है करेंसी आप छाप सकते हो। अब इसमें आपने कुछ 2,000 के छाप लिए, कुछ 500 की छाप लिए, कुछ 10 रुपए छाप लिए, जो भी छापो 10,000 करोड़ से ज्यादा का आप नहीं छाप सकते। ठीक है? और लेकिन वो कहेगा कि साहब रुको, अभी आप इसे छापने से पहले एक रिजर्व रखना पड़ता है, तो इसमें से आपको जो रिजर्व रखना है, तो 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए, और जो है 85 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल करेंसी अर्थात हार्ड करेंसी होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन ऐसा था, जैसे कि अभी समझो 2021 के फाइनेंशियल ईयर है, ठीक ठीक। अभी अपने ने गोल्ड रख दिया 115, ठीक है। फॉरेन करेंसी रख दी 85। तब ठीक। नेक्स्ट ईयर आया फाइनेंशियल का, तो हम्म। ये भी वो अपना रिजर्व ऐसा ही पड़ा रहेगा कि अपने इसको ही यूज कर देंगे अगली बार, कि ऐड करेंगे रिजर्व? नहीं, अगर आपको नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में, तो ऑब्वियसली इसमें जो है आपको फिर उतना, चाहे आप जो है 5 रुपया छापो, ऐसे सुन लो, मैं समझ गया क्या पूछ रहे हैं। आपने जो है इसमें जो है ना 200 करोड़ का रिजर्व रखा, ठीक है? ठीक। अब आपने 5 रुपए के नोट छापे, ये ईयर बीत गया, तो अगले ईयर में आप नोट छापना चाहते हो, तो अगले ईयर में भी आपको जो है ये जो है रिजर्व बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये पुराना रिजर्व को काउंट नहीं करने का, वो ऐसा ही पड़ा रहेगा नहीं, अपने पास? पुराना रिजर्व क्यों काउंट करें? पुराना रिजर्व नहीं, आप जब भी नया नोट छापेंगे तब अच्छा। आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है? और ये भी नहीं मैटर करता कि आप 200 करोड़ ये मिनिमम है, ये आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे आप 5 ही रुपए का नोट छापो, लेकिन ये रखना पड़ेगा। नोट छापने से पहले ये प्रक्रिया है, डेकोरम, ये करना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है राज? ठीक है सर। पक्का आ गया ना? राज आ गया पक्का? हाँ सर, आ गया समझ हाँ गया। ठीक है। अब देखो भारत में बैंकों का इतिहास। अच्छा प्रभा, आप क्वेश्चन, आपका आंसर मिल गया? नहीं सर, नहीं मिला। बताओ क्या था? सर मेरा आंसर ये था कि सिक्किम क्यों नहीं आरबीआई से हेल्प लेता ओके है। ओके ओके ओके। देखो क्या है, पहली बात सुनिएगा यहाँ पर कि जो वो है नोट है, तो नोट को लेकर के जैसे कि आरबीआई एक कमिट करता है, ठीक है, कि आरबीआई ये कमिट करता है कि भाई आप, और वो एक ऑटोनमस बॉडी है, और कमिट भी करता है कि अगर आपका कोई मान लो 2,000 की नोट लेने से मना कर रहा है या कुछ भी हो गया, तो आप हमारे पास लाओ, और ये पॉसिबिलिटी है हम वापस ले लेंगे, उसके बराबर आपको कोई ना कोई चीज दे देंगे। वहीं अगर जो सिक्के हैं, उसे पता है कि सिक्कों का जो है ये फटने फूटने वाले या कुछ ऐसे नहीं है, और इनकी जो लिक्विडिटी अपेक्षाकृत नोट की बहुत ज्यादा है, तो ये जो है मतलब ये एक लाइबिलिटी के तरीके नहीं है, तो इस वजह से जो है उनको जो है सिक्कों को वरीयता नहीं देता, सरकार पे छोड़ देता है कि तुम अपना ये जो है मैनेज करो सिक्कों को लेकर के। और एक दूसरा भी है कि इनकी फेस वैल्यू एक कारण है, और एक प्लेस वैल्यू वाला भी कारण है। ठीक है, सॉरी, मेटल वैल्यू नॉट प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और मेटल वैल्यू, जो कि पिछले उसमें बताया था। ये काम सरकार का है, क्योंकि ये सारे काम जो है अगर वो करने लगी तो उसको बहुत ये हेवी हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी और दूसरी चीजें भी प्रभावित हों। इस वजह से जो है आरबीआई अवॉइड करता है, सिक्कों का काम सरकार को दे देता है। ठीक है? ठीक है सर, और एक दूसरा, क्वेश्चन। और एक और भी कारण है, तो फिर सुनी लो। एक कारण हाँ ये है कि देखो, सिक्के जो है मैक्सिमम आप कितना का छाप सकते हो? 1,000 रुपए। ज्यादा। ठीक है? और वो हम्म। भी छपे नहीं है, मैक्सिमम मार्केट में सिक्का कितना है? 20 रुपए का। हम्म। लेकिन देखो अगर मान लो सरकार ऐसा करती नहीं है, लेकिन सरकार इससे घालमेल करके और बहुत सारी चीजें, उनका जो इंटरेस्ट है, तो
इंटरेस्ट में जो है इधर उधर हो सकता है, ठीक है। पब्लिक के साथ जो है कुछ लोचा कर सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई सरकार में लोगों के मतलब सरकार के ही लोग बैठे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन जब आरबीआई को एक पूरा डिकोरम पूरा करना होता है, और जब आरबीआई को एक डिकोरम पूरा करना होता है तो होता क्या है कि आप जो है ना अ, नीलम क्या नाम है, नहीं, डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है। नीलम निरंजन जी, डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब जो है ना, मैं थोड़ा सा क्लास में था, तो तो फिर मैं आपको जो है बैक कॉल करता हूँ। आपके जो है बगल से मेरे पास एक स्टूडेंट है, आपके घर के आसपास ही रहती हैं। मैं आपको बैक कॉल करता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक, ओके, थैंक यू। नीलम, आपकी प्राइवेसी भी बची रह गई और कुछ चीजें, ठीक है, आपका नाम नहीं बताऊंगा। नीलम जानते हो ना, बीके साहब है डॉक्टर साहब। चलो, तो भारत में बैंकों का इतिहास, हाँ, तो तीसरा कारण ये था कि भाई ये बहुत हैवी अमाउंट का रुपया नहीं है, तो सरकार चाहे के भी बहुत ज्यादा जो है काला पीला नहीं कर पाएगी। तो ये भी है कि भाई आप ये जो जिम्मेदारी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ये भी है। तो उसके पीछे ये कारण है कुछ, ठीक है। सर कॉइन मैक्सिमम कितने छाप सकते हैं हजार फाइनेंशियल ईयर रुपए, में? 1000 रुपए का। अरे कॉइन मैक्सिमम कॉइन अच्छा, जैसे इसमें इसमें मैक्सिमम कॉइन का ये नहीं है, लेकिन मतलब जो प्राइस में है, जो मूल्य में, वो 1000 रुपए का छाप सकते हो। अच्छा, उसमें कोई वो नहीं है हम्म रेंज? हम्म। ठीक। भारत में बैंकों का इतिहास, बैंकों का इतिहास। अब भारत में बैंकों का इतिहास तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। भारत में जो स्थापित पहली बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, हिंदुस्तान थी। इसकी स्थापना 1770 में किसने करी थी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इसकी स्थापना, क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1770। यह बैंक ज्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकी और इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईआईसी, इसने एक के बाद एक 3 बैंकों की स्थापना करी। इसने एक के बाद एक 3 बैंकों की। 1806 में इसने बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना करी। इसी का नाम बदल करके 1809 में, सॉरी, चलो ठीक है, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। इसके बाद ठीक 3 साल बाद 1843 में बैंक ऑफ मैड्रास, बैंक ऑफ मैड्रास की स्थापना। 1921 में इन तीनों बैंक का मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और इस विलय के बाद द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। विलय के बाद द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई और यह भारत में उसी नाम के साथ कार्यरत प्राचीनतम बैंक थी। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले साल इसका नाम बदल करके इंडियन बैंक, मतलब इसका जो है इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है, जो इलाहाबाद बैंक थी, ठीक है। लेकिन ये बहुत पुरानी बैंक थी जो अपने उसी नाम से कार्यरत थी, इलाहाबाद बैंक, लेकिन अब नहीं रही। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना करी गई
और ये भारत की पहली बैंक थी जिसमें शेयर धारक बनाए गए, शेयर होल्डर बनाए गए। 1894 में पंजाब बैंक की स्थापना करी गई, पीएनबी की स्थापना, और ये पहली पूर्णतः भारतीय बैंक थी जिसमें विदेशियों का पैसा नहीं लगा था। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद करो कौन सी इंपीरियल बैंक, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन ला दिया गया और इसका नाम बदल करके एसबीआई कर दिया गया। तो ये जो है भैया इसका इतिहास है। यहां तक बताओ, अभी कुछ बाकी है पर यहां तक फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा डेटा है, फैक्चुअल है, पर नोट्स में मिल जाएगा, बहुत डरना नहीं है। अगर रिपीट करना होगा तो बता दो, रिपीट कर दूंगा। सर और हाँ, ऐसा जैसे कि बैंक सर उस टाइम पे चल रहे थे, ये जो नए नए हैं, तो ये लोगों का भी प्रोसेस आज के टाइम पे था जैसा जब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए बैंक के यूज जैसे आरबीआई कर रहे हैं काम, या करेंसी। बैंक देखो, इनको कंट्रोल करने वाला पहले ऐसा कोई संस्था नहीं थी बैंकों को कंट्रोल करने वाला। और आप देखोगे कि स्टार्टिंग में जो बैंक जो है ऐसे पब्लिक के लिए नहीं होते थे, मतलब पूरे पैन पब्लिक के लिए नहीं होते थे, वो होते थे दरअसल धन्ना सेठों के लिए, और बैंक भी धन्ना सेठों का ही होता था। और व्यापारियों के लिए। हाँ, और एक चीज बता दूं कि उस समय जो बैंक होते थे ना, मतलब कोई इन पे भरोसा भी नहीं बहुत करता था, ठीक है, क्योंकि कब कौन ना बैंक पैसा लेके उड़ ले, ठीक है। अब उस समय के बैंक और जहां से आप आते हो, जहां आपका एडमिशन हुआ था, एक सेम समझ सकते हो, कुछ ऐसे ही था, ठीक है, कि कोई कंट्रोल करने वाली बॉडी नहीं, एकदम फ्रॉड। तो ऐसे होते थे पहले बैंक। तो इनको कंट्रोल करने वाली जब बॉडी आई आरबीआई, फिर अब जो है ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी भी आप देख ही रहे हो कि बैंक इधर उधर कर देते हैं। आपको मैं जो है नीरव मोदी का केस बताऊंगा, ठीक है, और जो पिछले से पिछले साल जो पीएनबी के साथ जो एक स्थिति हुई थी, 3-4 साल हो गए, वो भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें रही हैं, ठीक है। तो यहां तक बताइए, कोई अगर डाउट हो। सर इस बैंक से अतिरिक्त भी और भी बैंक थी उस टाइम जब आरबीआई? हाँ 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 हाँ, अतिरिक्त बैंक थी, मैं बताऊंगा। 7 अन्य बड़े बैंक थे एसबीआई के साथ, और जो है मतलब सहायक बैंकों के तौर पे उनको परिवर्तित कर दिया गया था। उन बैंकों में अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर थी, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर थी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला थी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर थी, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद थी, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र थी, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर थी। तो इन 7 सहायक बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का जो विलय है, मतलब विलय कर दिया गया था एसबीआई के साथ, ये जो सहायक बैंक थे। जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, इसका विलय 2008 में एसबीआई के साथ किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, इसका विलय 2010 में जो है एसबीआई के साथ कर दिया गया था। और 1 अप्रैल 2017 को जो 5 ये बैंक बच गए थे, उनका भी विलय कर दिया गया था एसबीआई में। सर और एसबीआई में विलय करने का और कोई मेन रीजन? हाँ, बताता हूँ, बस थोड़ा सा आप पहले मुझे सुन तो लें। तो उसी वर्ष जो है भारतीय महिला बैंक का भी विलय कर दिया गया था। और एसबीआई में तो ये 7 बैंक जो सहायक बैंक थे, और भारतीय महिला बैंक बीएमबी, ठीक है, और इन्हें एसबीआई में विलय हो गया था। तो वर्तमान में ना तो ये सहायक बैंक उपस्थित है और ना ही भारतीय महिला बैंक जो उपस्थित है, सब एसबीआई का जो है हिस्सा हो गए हैं, उनका विलय हो गया है। हाँ, विलय करने के पीछे क्या कहानी थी कि भाई ये जो बैंक थे, जो इनकी जो मतलब एक तरीके से सहायक बैंक थे, इनमें लगातार इनका एनपीए बढ़ रहा था, ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से इनका विलय किया गया था, ठीक है। एनपीए बढ़ रहा था? हाँ, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसी मतलब जो है हम बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन बैंकों का जो है ये कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज में जुड़ गए थे, कुछ का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और जब एनपीए बढ़ रहा था तो काफी जो वैसे बैंक थे जो डूबने के कगार में थे या डूब रहे थे, या शंका थी कि भाई लोगों का पैसा जा सकता है, तो उनका जो है विलय बड़े बैंकों में उनका जो है सारा चीज सौंप दिया गया था, ठीक है सर। ठीक है। सर बैंकों की बात चल रही है तो सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछिए। तो सर ये अभी रिसेंट में अभी सबसे यानी चर्चा में सर ये स्विस बैंक रहते हैं, तो ये इसका क्या है रोल, ये जैसे कि इतने चर्चा में स्विस बैंक?
देखो स्विस बैंक का सिंपल सा समझो, जो स्विट्जरलैंड में स्थित एक बैंक है, उसी को उस बैंक को हम स्विस बैंक कहते हैं। स्विस बैंक में पैसा जमा करने और निकालने की जो मतलब नियम है, कानून है, बहुत लाचार है। दूसरी बात, जो सिंगापुर में जो पैसा जाता है, तो सिंगापुर बहुत सारे मतलब उसके यहाँ नियम कानून है कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनका प्राइवेसी मेंटेन करके रखेगा, किसी को कोई उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं देगा। तो हमारे जितना नेता लोग हैं ना, जितना बड़ा बड़ा अधिकारी लोग हैं, जाके पैसा ले ले करके जो है स्विस बैंक जाता है। और स्विस बैंक में आप यहीं से इंडिया में बैठ के खाता खुलवा सकते हो। अपने यहाँ के बैंकों में आप ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आपको खुद को खाता खुलवाना है तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन स्विस बैंक में आप यहीं से बैठ के खाता खुलवा सकते हो बिना कोई आइडेंटिफिकेशन के। अपने आप जो है एजेंट के माध्यम से स्विस बैंक में खाता खुलवा सकते हो। तो ये दरअसल जो है ना, मतलब लोगों की ब्लैक मनी से चल रहा है, ये ऐसे बैंक है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसके फायदा क्या है, तो फायदे भी बता दूं। देखो क्या होता है, आपका पैसा देखो, अगर मान लो कि हमारे यहाँ खूब डॉलर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उस डॉलर को निकाल निकाल करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ बहुत सारे काम करेंगे। वहाँ क्या होता है कि ये पैसे पे ही पूरी एक तरीके से अर्थव्यवस्था चलती है। जो पैसा आया तो उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो वहाँ की इकोनॉमी का एक राज ये भी है। सर अपने इंडिया में इतना मालूम है सबको कि कहानियों में कि हाँ स्विस बैंक है, ऐसा तथ्य है कि स्विस बैंक में इंडियन करेंसी यानी इंडिया की मुद्रा सब ले लेके जाते हैं। तो इंडिया के पास इतनी पावर नहीं, इतनी जनसंख्या है, इतना पावर है, तो स्विस बैंक से डायरेक्ट कोई बैंक से अपना नहीं ले सकते। अच्छा देखो क्या है, कुछ इंटरनेशनल लॉ होते हैं, रूल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये सोचो कि हर एक चीज का डेकोरम है, कि ऐसा नहीं कि नेपाल बहुत छोटा है तो आप अपनी मनमानी कर लेंगे। नेपाल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसी वजह से आपने देखा होगा प्रत्यार्पण एक नियम है, प्रत्यार्पण नियम, कि हम चाहें, आज हमारे पास पावर है कि हम जो है नीरव मोदी को या फिर जो है विजय माल्या को कागज पकड़ के घसीट के ले आ सकते हैं भारत, ब्रिटेन में बैठा है। लेकिन एक वही इंटरनेशनल जो नियम है, जो डेकोरम है, उसको फॉलो करना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो एक आप पॉलिटी में जो है पॉलिटी रिलेटेड पढ़ाएंगे, और वहां आप पढ़ेंगे सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी यानी जो है संप्रभुता, यानी संप्रभुता होता है सुप्रीम अथॉरिटी इन दी ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि मेरे आंतरिक और बाह्य मामलों में उनको डिसाइड करने का निर्णय सिर्फ मेरे और मेरे पास है। मैं जो चाहूं वही होगा, दूसरा मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। तो मेरी जो है संप्रभुता वो बरकरार है। अगर ऐसा है तो हर एक देश की संप्रभुता होती है, कुछ छोटा बड़ा देश से मतलब नहीं। तो दूसरा देश जो है ऐसा नहीं कर सकता कि भाई हमारे पास जनसंख्या है, सब कुछ है, ठीक है, तो हम किसी भी देश से किसी भी मनमानी कर लें जा करके, ऐसा नहीं होता है। बस मूवियों में आपने खूब देखा होगा कि नेपाल से हम पकड़ के ले आते हैं, या फिर सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान से ऐसे उठा के ले आते हैं। मूवियों पर छोड़ दीजिए, हमारी जो है हमारी बॉलीवुड को यही कंटेंट है, इसके ज्यादा उनके पास कंटेंट ही नहीं है। ऐसा होता है। ठीक और है किसी सर। का क्वेश्चन? चलो, अब जो है किसी का क्वेश्चन यहाँ तक तो नहीं है। क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो राज? सर मैं नहीं हंस रहा। कौन है भैया इतना हंस रहा है? नेहा आपकी तरफ से कोई हंस रहा है क्या? नेहा? चलो, तो भारत में जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास जो है कल की क्लास में देखेंगे। ये क्लास 1 घंटे की रहेगी, और मैं इसे आगे इस वजह से नहीं बढ़ाता क्योंकि कल आपका टेस्ट है, तो रात भर पढ़ना पड़ेगा। कल नहीं, सॉरी, परसों। ठीक है, तो रात भर तो पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी नोट्स आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है, पूरा उसे जो है आप कायदे से कंप्लीट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, और बाकी टेस्ट दीजिए, फिर अपने अपने को हाँ, कि अपने अपने को पहचानिए कि आप कितने पानी में हैं। और वो टेस्ट जो है प्रॉपर यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको लगे कि टीचर, पता होना चाहिए ना कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, जो वाकई में यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विस पूछ रही है, क्या वो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं या उसी ट्रैक पे टीचर चल रहा है, ये पता होना चाहिए। ठीक है,
ठीक है सर, गॉट इट। तो ठीक है। अच्छा नीलम, आपको आवाज आ रही है? नीलम, नीलम आप मुझे सुन पा रहे हो प्लीज? नीलम, चलो दीपांशु आप मुझे सुन पा रहे हो? अभी कहाँ ऑफिस में हो दीपांशु? अपना वीडियो ओपन करो। नहीं सर, आज तो घर ही है सर। कहाँ? आज तो सर घर है, आज तो वर्क फ्रॉम था ना। अच्छा वर्क फ्रॉम, अच्छा था। तो चलो ठीक है दीपांशु, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, होगा चलो तो मैं सर पूछूंगा। हाँ, तो कल जो है टेस्ट है, टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? संडे है ना सर टेस्ट? किस टाइम? संडे, संडे कल का छुट्टी हाँ है। और अगर हाँ जिसको वीडियो नोट्स कुछ नहीं मिला हो तो अभी मुझे मैसेज कर देना 5 मिनट के अंदर, मैं उनको ठीक। रीसेंड करूंगा। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, टेस्ट सब दीजिएगा। और सर मेरे मेरे पास नोट्स नहीं आए सर। नोट्स ठीक है कर दूंगा, ठीक है देखा, ठीक है। मुझे भी कर देना सर सेंड। सर ऐसा करना, ग्रुप में एक साथ ही कर देना सब देख हाँ लेंगे। हाँ ग्रुप में कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, ग्रुप विनीत, में कर देना। विनीत कल आपके लिए वो कर दूंगा मैं, कल का हाँ वो वीडियो, कर दूंगा। ठीक है विनीत? ठीक है सर। हम्म। और ठीक है सर। विनीत, बीमार बीमार से लग रहे हो, क्या हो गया बेटा? नहीं नहीं सर, बीमार नहीं हूँ। देखो बढ़िया सा पढ़ो, टेंशन नहीं है। बाकी मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो, सब लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जी सर। हम्म। ठीक है और सर। कोई इशू हो आप हमसे बता सकते हो, डरना नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है ना? चलो, हाँ। कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं सर, बोला था ओके। अच्छा ठीक है, ठीक है। नीलम तो बोल ही नहीं रही है। नीलम म्यूट हो आप, अगर कुछ कहना चाहो तो। चलो ठीक है नीलम, आप स्टैंड क्लियर कीजिए वहां से और यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पर मेरी क्लासेस प्राइवेटली है नीलम।